हाँ हो रही है, हो जाए कर ला यार खत्म शुरू कर दिया मजाक। अच्छी है, लेकिन ये याद रखना ये इस बार की पीसीएस में काम आ जाएगी, लेकिन यूपीएससी के लिए नहीं है, पीसीएस के लिए एकदम बेस्ट है। ये अभी लेटेस्ट वाली आई होगी, वो आपने मार्केट से ली होगी, इसके पीछे एमसीक्यू होते हैं 600-700, ये रही अब 812 एमसीक्यू आ गए, ये लगा लो, हम लगा दिए कल रात दिखा दो। इसमें बस याद रखना वन लाइनर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, लेकिन सब कवर हो जाएगा, पीसीएस के लिए बहुत अच्छा है। आप कोई और मैगजीन मत लीजिए, बड़ा बेस्ट है, यूपी ट्रिपल एससी यूपी पीएससी के लिए ये मैगजीन अच्छी है, ये स्पीडी ऐसी मिलोगी 80 नंबर उठेगी। इतनी महंगाई आ रही है इसमें, लूटपाट चल रही है इसमें। आप बताओ तब तक जैव विविधता क्या होती है? सर जैव विविधता ही जैसे जैव विविधता जहाँ पासे रहते हैं हरियाली सब कुछ होता है, प्रजातियां पाई जाना, और ऐसे मतलब किसी चीज की स्पेशल प्रजाति की खोज करना, गुड, और आदि। ऐसे नहीं बताना, ऐसे आ जाएगा तो फिर तो आप मार्क कर रहे हो, है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि बताता हूँ, इसमें मैंने आपको बताया था कि बायोडायवर्सिटी शब्द पहले कौन सा शब्द बोला जाता था? पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोला जाता था, है ना, नॉट्स के द्वारा। और कौन थे? नॉट्स एंड भूल गए? मैकमिलन, गुड। उसके बाद मैंने बताया था कि बायोडायवर्सिटी डब्ल्यू.जी. रॉसन ने बोला था, उसके बाद दो लोग आ रहे थे, लवंजॉय और दास में, ठीक है। तो इन लोगों ने ये टर्म को शॉर्ट कर दिया था। अच्छा, दूसरी बात ये विविधता का मतलब यही है आपके आसपास में अन्य प्राणी भी होंगे, जैसे पेड़ हैं, जानवर हैं, ये सब क्या है? ये सब विविधता ही तो है कि हमारे अलावा भी कोई इस प्लेनेट पे रह रहा है। लेकिन ये तो वो चीजें जो आपको दिख रही है, जरा सोच के देखो कि अगर इस प्लेनेट से, पृथ्वी से किसी दूसरे प्लेनेट पे हम चले जाएं तो वहां भी तो कोई जीव हो सकते हैं। एलियन थ्योरीज हैं कई बहुत सारी। क्या लगता है बजाज एलियन होंगे? तब भी कोई अंदाजा तो लगा सकते हो, तब क्या लगता है? हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो हमारे आगे देखिए, आ जाओ, ये नोट कर लो, अच्छा बाकी ये नोट कर लो। विविधता का महत्व क्या है? विविधता का ये महत्व है, आ जाओ, अरे पूछो। मैं आज आपको काफी चीजें बताऊंगा, जैसे आपने एनसीईआरटी की बात करी, आज मैं आपको ये बता दूंगा। साथ ही मेरा प्लान ये है कि कम से कम 200 एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे पीसीएस के लिए। आज भी थोड़ी देर पढ़ाने के बाद एमसीक्यू लगाएंगे शुरू से, व्यष्टि समष्टि से लेके सब लगा डालेंगे। कम से कम पीसीएस के पेपर में क्वेश्चन तो फंस जाए सीधे। बारिश हो रही है, इस वजह से इतना भीड़ भाड़ कमी है। हाँ सर, रास्ते में हो गई थी ना। हाँ बढ़िया। हाँ यार, सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछ। आपको शादी हो गई? ये गहरा प्रश्न है, रिश्ता लेके आए हो? नहीं सर, पूछ ये बात सही है सर। आर्टिकल इस कमिटेड बड़ा तुमने गहरा। सर त्रिपाठी खाली बैठी, सर त्रिपाठी खाली नहीं है, त्रिपाठी शादी में चलना है, बैठ नहीं है सर वही पूछते हैं जिन्हें कराना होता है। हाँ लाओ एक करो पैकेज वाला ले लेना, मिनिमम मन करो पैकेज वाला। चलो ये लिख लिए,
लिख लो, रिसर्च वर्क मेडिसिन इकोलॉजिकल बैलेंस 20% पालक प्रजाति पर कम से कम 85% मानव जो है वो निर्भर है। ये बड़ी कमाल की बात है। जब तक बाकी लोग आ रहे हैं तो मैं आराम से बात करूंगा इनके बारे में अच्छी चीजें बताता हूँ। जब ये लिख लो बता रहा हूँ। लिख लिया? मिटा दें। अब देखो इसमें एक चीज समझिएगा, अगर विविधता नहीं होगी तो विविधता की वजह से हमें शोध कार्य करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको ये मैंने कल बताया था कि कम से कम भारत में 90,000 प्रजाति हैं और कुछ नहीं तो 10 से 15,000 डेली प्रजाति विलुप्त हो रही है और 10 से 30,000 डेली शोध कार्य की वजह से पाई जा रही है। तो ये जरूरी है। इस रिसर्च से सबसे ज्यादा लाभ पता है क्या मिलता है? इस रिसर्च से सबसे ज्यादा लाभ ये मिलता है कि कैसे पारिस्थितिकी तंत्र में कैसी प्रजाति जीवित हो सकती है। जैसे मान लो कहीं पे सिर्फ जल ही जल है तो हमें आइडिया मिलता है कि उनके अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं, या कहीं सिर्फ रेगिस्तान है। अब रेगिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलता है कौन सा नागफनी कैक्टस देखने को मिलता है। अब वो कैक्टस आप कहो कि आप बिल्कुल लद्दाख में जाके उगा लो तो आप उगा सकते हो ठंडे इलाकों में? क्या लगता है? नहीं उगा सकते हो? साइंटिस्ट लगे प्रयास के उगाने के। चलो उसके बाद आ जाओ मेडिसिन क्षेत्र में। आप सभी को पता है कि बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं। अब मेडिसिन का सीधा मतलब है कि भाई हनुमान जी क्या लेके आए? संजीवनी बूटी लेके आए। और संजीवनी बूटी का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं वो भी एक अलग प्रकार की स्पीशीज की किसी न किसी पेड़ की। अब तीसरे पे आ जाओ, अगर जैव विविधता खत्म हो गई तो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन का मतलब ये होता है कि जीव और जंतु दोनों बने रहने चाहिए। इसका आप सीधे मतलब समझो, पेड़ है, पेड़ अपने में क्या लेता है? CO2 लेता है और बदले में आपको क्या देता है? O2 ऑक्सीजन। अगर ये प्रजाति जो कि सीधे सीधे बायोडायवर्सिटी के अंदर आती है, ये भी एक प्रकार की प्रजाति है, अगर ये नष्ट हो जाएगी तो भैया मानव अपने आप ही मर जाएगा। सीधी बात। तो ये ध्यान रखना कि वृक्ष बने रहेंगे तो प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। अब एक चीज और भी है, आप जरा बुद्धि लगाइए, मैंने आपको बताया था इस वृक्ष से यदि एक पत्ती टूट के गिरती है, ये और ये जमीन है, अगर ये पत्ती टूट के गिरी और अगर प्रकृति में ऐसे जीव ना हो जो इस पत्ती का निश्चालन ना करें, यानी अपघटन ना करें, इस पत्ती को मिट्टी में ना मिलाएं, तब क्या होगा? तो उसके लिए छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जंतु लगते हैं कि नहीं लगते हैं? जिनको मैंने आपके बारे में बताया था कि हम लोग अलग अलग पढ़े थे। एक जैसे अपमार्जक थे, अपघटन करता थे, इसके अंदर थे कुछ ज्यादा है। तो अगर आ जाओ चलो आ जाओ जल्दी। बारिश भी देखते हो नहीं? बारिश बहुत है। आ जाओ सर इसका मतलब जो उसमें भी कई प्रकार की पाई प्रजातियां भी पाई हाँ अमेज़न में सबसे ज्यादा। अमेज़न अकेले अमेज़न में कम से कम कुछ नहीं तो 5,000 से ज्यादा। अभी तो खोज नहीं हुई। बैठ गए सब? चलो अब यहाँ क्लासिक होता है तो बोला गया कि बच्चों से कहना कम ही आए तो क्या करा जा सकता है? जब तक बोर्ड ने हाँ बोला ही है, बच्चों से कहिए 28-30 से ज्यादा ना आए, वरना फिर तो चले आते हो। ठीक है, और तो कोई नहीं रह गया बात? आ जाइए। बाकी बच्चे नोट करो जो अभी भी आए, 4 पॉइंट नोट कर लो। बायोडायवर्सिटी का महत्व, जैव विविधता किन किन काम में आती है? तो भैया चिकित्सा क्षेत्र में भी शोध होते हैं और बाकी शोध कार्य में भी। इसके अलावा पारिस्थितिक संतुलन, अगर पेड़ नहीं होगा तो
तो मानव नहीं रहेगा। और पेड़ से जब पत्ती टूटेगी या कोई डेड बॉडी होती है तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम कौन करते हैं? अपघटन करता, डिकम्पोजर। किसी को ये पता है साइंटिस्ट कितनी बार मानते हैं कि पृथ्वी का विनाश हो चुका है? साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है, किसी को पता है कितनी बार लगता है? मतलब ये तो माइथोलॉजिकल मिथ है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के पास में 10,000 सृष्टि उन्होंने बना रखी है और वो नष्ट कर देते हैं इतनी आयु के बाद में, और दूसरी सृष्टि को ले आते हैं। तो ये कंसेप्ट साइंटिस्ट भी मानते हैं, और साइंटिस्टों का मानना है कि अब तक पृथ्वी बार, कई बार, कम से कम इतनी बार पृथ्वी दोबारा विनाश करके और बन चुकी है। अब छठा मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, ये ध्यान रखना, छठा विनाश चल रहा है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, अब तक जो 5 बार पृथ्वी का विनाश हुआ और पृथ्वी ने दोबारा खुद को सृजित किया, ये तो अन्य कारणों से हुआ है। मान के चलो बहुत लंबे समय तक वर्षा हुई, बहुत लंबे समय तक सूखा पड़ा, पृथ्वी पे जुरासिक एरा आया। आपने पढ़े होंगे ना अलग अलग कालखंड, जहाँ पृथ्वी पूरे समय तक बर्फ से ढकी रही, तो धीरे धीरे धूप आना शुरू हुई। तो ऐसे ऐसे करके छठा मास एक्सटेंशन चल रहा है, और कहा जाता है कि ये इसके लिए मानव जिम्मेदार होगा। ये जो छठा मास एक्सटेंशन इस समय चल रहा है, यानी कि पृथ्वी का विनाश निश्चित है और छठी बार होगा, फिर पृथ्वी खुद को बनाएगी, लेकिन इस बार दोषी होगा मानव। सर उसका देख भी रहे हैं 100% आप ठीक है, देख भी रहा। ये पूछा था यूपीएससी ने 6th मास एक्सटिंक्शन को डिफाइन करो, तो उसने ठीक पूछा था। इसलिए बताना था मानव गतिविधियों से। अभी पढ़ेंगे, आज काफी चीजें हैं और एमसीक्यू लगाएंगे, बस किसी को बुला लेंगे यहाँ पर रेंडम। ये देखिए 4 पॉइंट है, रिसर्च पर मेडिसिन, इकोलॉजिकल बैलेंस और 20% पादप प्रजातियां ऐसी हैं। पादप प्रजाति का मतलब समझते, फ्लोरा। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधों की प्रजाति, ठीक है। पादप जगत, उसमें ऐसी प्रजाति है जिसकी वजह से 85% मानव जीवित है। अब सोचिए कमाल का तर्क, पेड़ नहीं, ऑक्सीजन नहीं, और भी छोड़ दीजिए, पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन के ही काम नहीं आता, पेड़ विभिन्न चीजों के काम आता है। हमने कम से कम आधा सिलेबस तो ज्योग्राफी का पेड़ की चर्चा करने में ही काट दिया होगा कि पेड़ भैया कार्बन भी लेता है, पशु तक कार्बन पहुंचाएगा, कार्बन पहुंचेगा किसमें? दूसरे जीव में, वो मिट्टी के नीचे दब जाएगा, उसका तेल बनेगा, तेल जलाओगे फिर कार्बन मिलेगा, फिर पेड़ खींचेगा। तो पेड़ इकोलॉजिकल बैलेंस करता है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है मानव नहीं रहेंगे, और मानव भी छोड़ दो, अगर पेड़ से पत्ती भी टूटती है तो इसके निक्षालन के लिए या इसके अपघटन के लिए अपघटन करता होते हैं। अगर अपघटन करता भी नहीं होंगे तो कोई भी प्रकृति की चीज मिट्टी में नहीं मिल पाएगी। साइकिल चलती है, इस साइकिल को मेंटेन करने के लिए विविधता की आवश्यकता है। जब तक जैव विविधता नहीं होगी तब तक पृथ्वी पे पारिस्थितिकी संतुलन गड़बड़ाने लगेगा। ये ध्यान रखना, बात आई समझ? क्या लगता है बायोडायवर्सिटी में मानव दोषी है कि नहीं? क्या लगता है जैव विविधता जो बर्बाद होती जा रही है, 10-20 हजार प्रजाति साफ होती जा रही है, इसमें मानव दोषी है कि नहीं है? अरे पूरा दोषी, ठीक है। कतई अब कतई कोई लिख लो, ठीक है। आप लिख दीजिए कि कॉजेस ऑफ बायोडायवर्सिटी में आप कह सकते हो कि डिक्लाइन देखने को मिलता है, या बायोडायवर्सिटी को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। सबसे पहला आएगा प्राकृतिक, जिसे सभी लोग नेचुरल कहते हैं, और दूसरा सभी को पता है कौन सा है? मानव जनित, एंथ्रोपोजेनिक भी बोलते हैं, ठीक है, इसे नेचुरल बोलते हैं। कोई बताएगा पहला नेचुरल कारण क्या हो सकता है? प्रकृति का कारण। पहले हम प्रकृति की खुद की समस्या को डील कर लेते हैं, बताओ। तापमान बहुत ज्यादा, बिल्कुल पते की बात कही आपने, गुड, 1 पॉइंट मिल गया हमें। और गुड, प्राकृतिक आवास का विनाश होना, वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। और 2 पॉइंट अच्छे मिले। हाँ, किसी ने ये सुना है प्लेट सिद्धांत, और वैसे भी आपने सुना होगा कॉन्टिनेंटल। आज नमस्ते, किसी ने कॉन्टिनेंटल प्लेट थ्योरी पढ़ी? कॉन्टिनेंटल प्लेट थ्योरी पढ़ी?
कि पहले 70% पानी में थी, बारिश बैठ जाए है ना। स्वामी बाढ़ चक्रवात, ये सारे कारण भी लिखते चलिएगा साथ में, इन्हीं कारणों को डिस्कस करेंगे है ना। कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के कारण भी है कि जलवायु परिवर्तन का मतलब भी है टेम्परेचर, प्रेशर, आर्द्रता, बारिश। प्रकृति के कारण लिख लो भैया, बैठे नोट करते रहना। अच्छा एक बात बताओ, एक खाली ग्राउंड पड़ा हुआ है, उस पे आप कोई खेती या कुछ भी नहीं कर रहे, थोड़े समय में आपको घास दिखने लगती है। मैंने आपको बताया था क्रमिका, याद आ रहा है? इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ाया था, पारिस्थितिकी क्रमिका। इसमें मैंने बताया था सबसे पहले नवीनीकरण होता है, न्यूडेशन, उसके बाद धीरे धीरे लाइकेन और मॉसेस लगते हैं, फिर उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा और आगे बढ़ती है, फिर अंत में चरम पे पहुंच जाती है, क्लाइमेक्स पे। कुछ याद आ रहा है? नशे में तो नहीं हो? चलो, तो जब ऐसी चीजें बताई थी तो जरा बुद्धि लगाओ, ऐसा प्रकृति क्यों कर पाती है? तो तुम्हें कमाल की बात बताता हूँ, होमियोस्टेट मैटर होता है, यानी प्रकृति के पास खुद को, इसे हिंदी में आप कह सकते हो कि स्वतः नियामक, पृथ्वी के पास में क्षमता होती है कि वो खुद को वापस से रिवाइव करे। पबजी वाले हैं, पबजी में रिवाइव का मतलब होता है थोड़ी एनर्जी दे दो भैया, जीवित कर दो। तो पृथ्वी खुद को जीवित कर लेती है दोबारा। इसीलिए मैंने बताया कि पृथ्वी अब तक 5 बार खत्म हो चुकी है, 5 बार, और 6ठी बार जो पृथ्वी है इस बार खत्म होगी, इसे मानव ही खत्म करेगा। इसलिए एंथ्रोपोजेनिक कारणों को कोई अनुमान होगा या अपने आप में साइंटिस्टों की थ्योरी, हाइपोथेसिस पे ज्यादातर बेस्ड है, मतलब उनके तो सिद्धांत जानते हैं। जो 5 बार खत्म हुई तो वो कुछ अकॉर्डिंग है टाइम का या मतलब कुछ? हाँ भाई, जैसे उनका मानना ये है, बता देता हूँ, 33 करोड़ वर्ष पहले जुरासिक एरा पढ़ा होगा सबने, जुरासिक एरा। इससे पहले भी आपने कई सारे एरा पढ़े होंगे कि जब पृथ्वी बनने के टाइम पे पूरी हिमखंड से मतलब एकदम ठंडी थी, फिर करोड़ों सालों तक उसमें क्या हुआ, वर्षा हुई। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, अलग अलग तरीके की गैसें हुई। आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, सूप थ्योरी पढ़ी नहीं पढ़ी? ये तो सोचा ही होगा कि सबसे पहले एल्गे जो आया, शैवाल आई, वो कैसे उसका जन्म हुआ, अलग अलग कैसे आपस में रिएक्ट करी। कुछ नहीं पता। आपने देखा होगा हिंदू माइथोलॉजी में एक वो है कि ईश्वरी रूपी अवतार जो है अपने हाथ में पृथ्वी का गोला लेके निकलता है। माइथोलॉजी नहीं, उसे अगर साइंस से जोड़ोगे तो साइंटिस्ट भी इस बात को सत्य मानते हैं। अरे अपने कुछ नहीं तो डार्विन का सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना? उस पर थोड़ी रिसर्च करना। अब हम लोग कुछ जाएंगे उसमें तो प्योर ज्योग्राफी आ जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आप एक बार प्रीबायोटिक सूप थ्योरी करके आती है, उसको पढ़िएगा। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि मानव से पहले जो ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया इसका निर्माण हुआ कैसे, मानव बना कैसे। साइंटिस्टों की ये थ्योरी हाइपोथेटिकल थ्योरी है, लेकिन ठीक भी है। चलिए ये समझ गए। अब देखो जैव विविधता पर प्रभाव पड़ने के निम्न कारण हैं। सबसे पहला, जैसे सूरज ने बोला तापमान, तो बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको ये बताया कि जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो सर मकर रेखा और कर्क रेखा, कर्क ऊपर कैंसर, नीचे कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है जहाँ सूर्य की सीधे सीधे किरणें पड़ती हैं लंबवत तरीके से, उस क्षेत्र पर वर्षा ज्यादा होगी, ताप ज्यादा होगा। अब जरा सोचो, किसी भी कारणवश जो इनको टेम्परेचर चाहिए, अगर वो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो ऐसी तैसी हो जाएगी। और फिर आपको मैंने अच्छे से थ्योरी और बताई थी कि अगर मान के चलो ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, तो सूर्य से कौन सी तरंगें आती हैं? शॉर्ट वेव्स। कौन सी आती हैं? और हमारी पृथ्वी जो होती है, जो तप जाती है पृथ्वी, तो शाम को पृथ्वी ठंडी अपने आप नहीं हो जाती, पृथ्वी बदले में कौन सी फेंकती है? दीर्घ लॉन्ग वेव्स। समझ गए? अब जिसे शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव नहीं पता तो देख लो, ये लॉन्ग वेव्स और ये शॉर्ट वेव्स, बस इतना अंतर होता है। शॉर्ट वेव्स 8 मिनट 8.20 सेकंड कई जगह पड़ा है, 8.22 सेकंड पड़ा है, जो सूर्य का प्रकाश आता है वो आता है लघु तरंगों से, शॉर्ट वेव में। अब जब वो पृथ्वी पे आ गया, पृथ्वी गर्म हो गई, तो धीरे धीरे पृथ्वी भैया क्या करती है? पृथ्वी वापस फेंकती है, वापस किन तरंगों को फेंकती है? दीर्घ तरंगों को। लेकिन पृथ्वी पर मूलतः खुद से एक गैस पाई जाती है जिसका नाम है
CO2 का प्राकृतिक गुण क्या है? CO2 भारी होती है, गर्मी को एब्जॉर्ब करती है। जरा तुम दिमाग लगाओ कि जब ये लंबी किरणें वापस जा रही होंगी तो पृथ्वी पे भी थोड़ा तापमान बनाए रखने के लिए ये गैस अपना काम करती है। ये गैस उसको स्टोर कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और गर्मी बनाए रखती है, मेंटेन रखती है। लेकिन जरा बुद्धि लगाओ, अब ये CO2 प्रकृति में ऑलरेडी कितने पॉइंट है? 0.03। वेरी गुड, 0.03% मान के चलिए ये ऑलरेडी है। अब तुम्हारे मोटरसाइकिल से जहरीली गैसें निकली, तुम्हारे फैक्ट्री से जहरीली गैसें निकली, CO2 मान के चलो इतनी है, तुमने यहाँ तक पहुंचा दी। तो जब अगर इसकी संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जो गर्म लौंग तरंगें पृथ्वी से सूर्य की ओर जा रही थी उन्हें ज्यादा मात्रा में स्टोर करेंगे। इसी को कहते हैं वैश्विक ताप का सिद्धांत। जब CO2 हार्मफुल बढ़ जाती है पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे तुम्हें टेम्परेचर ज्यादा फील होगा। इससे हाँ ये भी बात आपकी। और कमाल की बात तो ये है, अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, CO2 तो कम जिम्मेदार है। एक गैस होती है, एक और चीज है वाटर वेपर, वाष्प। पढ़ा है? वाटर वेपर इतनी नुकसानदायक है कि ये सूर्य की किरणों से आई हुई भी गर्मी को सोख लेती है और पृथ्वी से जा रही होती है उसे भी सोख लेती है। डबल डैमेज मारती है, 300 गुना ज्यादा। जब आप क्लाइमेट चेंज, हाँ अभी आप क्लाइमेट चेंज की अवधारणा के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे N2O, O3, CO2, इस तरीके की गैसें पढ़ेंगे और वाटर वेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके की हार्मफुल गैसें पूरा योगदान दे रही हैं हमारे जलवायु परिवर्तन में। समझ गए? ओशियन एसिडिफिकेशन भी समझ। खैर वापस आ जाओ, अब ध्यान देना, इस वजह से जो भी प्रजाति पृथ्वी पर रह रही थी उनके लिए जितना तापमान चाहिए था उस तापमान में वृद्धि होने की वजह से सब साफ हो जाएंगी। आपको अच्छे से बता दूं, जैसे समुद्र के अंदर प्रवाल मिट्टी रहती है। अब प्रवाल मिट्टी के लिए जितना तापमान चाहिए, किसी भी कारणवश अगर तापमान ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो ज़ूएंथेला नाम का कीड़ा होता है, जीव होता है, वो जीव मर जाएगा। और अगर जीव मर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि प्रवाल मिट्टी नहीं बन पाएगी। तो इस वजह से तापमान का सीधा जैव विविधता का असर देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को, सबसे जल्दी देखने को मिलता है प्रवाल मिट्टी पे, ओरल लीफ। समझ गए? तापमान की वजह से बहुत सारे जीव जंतु ने खुद को अडेप्ट कर लिया। पहले सांप नहीं रहता था सतह पे जो तुम्हें घूमता मिल रहा है, सांप लंबे समय तक हाइबरनेशन में चले जाते थे। सांप के पैर थे एक टाइम पे, फिर धीरे धीरे बिल में चले गए क्योंकि आसपास का वातावरण बदला। अब वो बाहर आके दोबारा रहने लगे, बोले बिल में और ज्यादा समस्या, घुसो तो पहले ही 2 जोड़े निकल आते हैं। समझ गए? तो इस वजह से सांप ने बाहर रहना शुरू कर दिया। फिर एकता कपूर की नजर पड़ी, करने का नागिन बन गए 6-7 एपिसोड, सीजन चल रहे हैं नागिन के। एकता कपूर पर्यावरण को बचा रही है कि महिलाओं की इमेज खराब कर रही है, मेरे समझने में। फिर उसने धार्मिक कार्य करना शुरू कर दिया, चैनल लॉन्च करा ऑल्ट बालाजी। अरे बता दो और बता दें, उनमें से किसी के पास सब्सक्रिप्शन जरूर होगा नहीं जाने। आ जाओ, यहाँ जाने के बाद शिक्षा और दीक्षा दोनों ले रहे। गुड मॉर्निंग, ठीक है ना? बैठ जाओ। अरे इतनी सीटें बाजार के पास कोई बैठता ही नहीं। बाजार कोई बात कम से कम काम पे पहुंचो ना, लोग तुम्हारे पास हमारा ऑटोग्राफ लेने के लिए है ना। सर जाऊं दिन सबसे पहले 50-100। चलो आ जाओ। तापमान हो गया ना, समझिए। दूसरा पॉइंट सूरज ने बताया कि इनके आवास का विनाश हो गया। आवास का विनाश ऐसे हो गया कि जरा सोच के देखो, किसी जीव जंतु को पता था कि तुम यहाँ से 500 मीटर नीचे खुदाई करके कोयला निकालो? किसी को पता था? वो जगह पे जो पेड़ लगा हुआ था वो पेड़ मजे से फल दे रहा था, एप्पल गिरा। और किसके एप्पल खोपड़ी पे गिरा था? न्यूटन के। वो तो अपना काम कर रहा है, समझ रहे? तभी न्यूटन के सिद्धांत डिस्कवर करा। अब तुम पहुंचे, तुमने उनका आवास के लिए तुम्हें दिखाई दिया कि तुमने पता चल रहा वहां पर कि यहाँ पर इस तरीके की मिट्टी है कि इसके नीचे निकल सकता है बहुत अधिक मात्रा में कोयला। अब तुमने खनन का काम शुरू कर दिया। इस खनन के काम की वजह से कम 5000 प्रजाति बेघर हो गई। लेकिन हम मजबूर हैं, जानवरों को PIL डालना आता नहीं, जानवरों को आर्टिकल 32 का प्रयोग पता नहीं है, तो जानवर बेचारे कोर्ट नहीं जा पा रहे। अगर ये कोर्ट चले जाएं तुम्हारे सबके घर इधर उधर हो गए, क्योंकि वो भी तो कहेंगे भैया तुमने हमारा प्राकृतिक आवास बेकार कर दिया। तो इस वजह से जैव विविधता पर प्रभाव पड़ा। अच्छा, तीसरा आ जाओ इस सिद्धांत पे, प्लेट सिद्धांत। ये सबसे बढ़िया सिद्धांत है। पहली बात तो ये, इस तरीके से हमारी पृथ्वी कभी है नहीं। पृथ्वी की शेप है ज्वाइड। ज्वाइड का मतलब इस पे पहाड़ भी ऐसे दिखेंगे, कहीं गड्ढा भी होगा, कहीं और चीजें भी होंगी। तो पृथ्वी की शेप ऐसी लगती है जैसे किसी गेंद को तुमने बढ़िया रगड़ दिया हो, उसके ऊपर कुछ उठ गया हो तो कुछ हिस्सा दब गया हो, ये ज्वाइड होती है। समझ गए? संतरे संतरे की तरह है, वो आधा संतरे की तरह
बोल थोड़ी होता हूँ। एनसीईआरटी कह रही बात है, पहला चैप्टर सही एनसीईआरटी ये भी कह रही है हमें पढ़ के बुद्धि को कुछ विकास करो, च्यवनप्राश खाओ, एनसीईआरटी ये भी कह रहे हैं। देखो तो आपको ये पता होगा पहले पूरी एक ही इस पे प्लेट थी, बाद में सभी को पता है टेम्परेचर प्रेशर की वजह से प्लेट टूट गई। अब जरा बुद्धि लगाओ, यहाँ पर अच्छी खासी पहले विविधता रह रही थी आराम से मजे से। अब समझिए जब ये प्लेट चटकी तो थोड़ी इधर चली गई, थोड़ी इधर चली गई, इससे कई सारे लैंडमास में परिवर्तन आ गया, इससे कई सारे कॉन्टिनेंट में जाके चले गए। तो खैर कई प्रजातियों ने खुद को अडेप्ट कर लिया, लेकिन इस परिवर्तन की वजह से भी एक तो जलवायु भी चेंज हो जाती है और कई प्रजाति सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर प्रजातियां हर तरीके से अनुकूलन करी रहती तो डायनासोर कहाँ होता तुम्हारा पालतू जानवर? डायनासोर क्यों गायब हो गया? पृथ्वी ने अपने आप को बदला, और पृथ्वी ने बदला, तापमान बदला, तो पृथ्वी में तापमान के बाद डायनासोर खत्म। और पृथ्वी पे बताते हैं थ्योरी है कि डायनासोर का विनाश ऐसे नहीं हुआ, पूरी पृथ्वी का अंतिम विनाश हुआ तो बड़े बड़े मीटियोर और कॉमेट आराम से पृथ्वी पे गिरे और फिर ब्लास्ट हो रहे जगह है। क्या कह रहे हो? एक तो मजदूर भी कुछ कह रहे हैं बाहर, लग रहा आज सारे मजदूर सनी देओल की पिक्चर देख के आए हैं। मजदूर कहाँ तक काटते हैं, इतनी जान से इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं कि पूछो मत। देखा देर ना से चलो इधर आ जाओ भैया, इससे सभी ने देखो इधर क्या हुआ बाप में हम दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा बैठी कहाँ जाके जे देखो आप देखना अभी जब ही करेगी। अभी हम कहते तो कहते आगे आके बैठो। कोई बात नहीं, 5 लाख खर्च होंगे, चैटर बदल जाएगा। इसमें अब संभव है, हमसे बहुत खुश हैं। चलो आ जाओ भाई। अब प्लेट सिद्धांत तो सबको पता ही है, प्लेट भी बनी करी भाई। प्लेट अगर जाहिर सी बात है कंप्रेस स्ट्रेच होगी, इसमें ज्यादा खास डिस्कशन नहीं करेंगे, बस प्लेट की वजह से भी कई बार बायोडायवर्सिटी खिसक जाती है। अब कहने का मतलब ये है कि कोई बायोडायवर्सिटी प्रजाति चल रही है आराम से अच्छे से हिमालय रीजन के पास। अब कल को तुम्हें पता चले कि प्लेट खिसक के हिमालय रीजन से जा रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो प्रजाति कहेगी फ्री में बस सेवा हमें मिल रही है जो हम जा रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रभाव पड़ेगा। तो ये कई सारे कारण हैं। मिलेगी सेवा फ्री में, कौन सी सेवा दोगे आप? कोई नहीं आप, ठीक है। अब इसमें जब सुनामी से क्या ही हो सकता है, तो भैया सुनामी से सीधी बात है कि ये जो जैव विविधता ये मरेगी और क्या ही होगा। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इसमें कई सारी प्रजातियां हैं ना, आपने देखा होगा कि बाढ़ की वजह से नई प्रजाति का इंट्रोडक्शन भी हो जाता है उसी जगह पे। जैसे अगर आपका कोई खेत है, उसके आसपास गांव में बढ़िया वाली बाढ़ आ गई, तो आप अचानक से कछुओं की संख्या देखोगे ज्यादा, क्योंकि कछुओं का क्या बोले जहाँ पानी है वहां भी रह लेंगे, जहाँ स्थल है वहां भी रह लेंगे, तो कई बार नई प्रजाति इंट्रोड्यूस हो जाती है। खैर स्थानीय तूफान के बारे में पता ही होगा आपको। स्थानीय तूफान क्या होते हैं बताओ, क्या होते हैं स्थानीय तूफान? सॉरी लेकिन हाँ क्या होते हैं भाई स्थानीय तूफान? अरे पिपर जो आए जून 2023 अम्फान ये सब क्या है, उसी स्थान पे आते हैं ना तूफान, चक्रवात लोकल। तो लोकल का मतलब ये होता है सीधी सीधी बात ये लोग हाँ आ जाओ शायद। स्थानीय तूफान से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, ये बताने का आपको आशय है कि इस पूरे घटनाक्रम में तुम्हें कहीं भी मानव जिम्मेदार दिख रहा है? दिख रहा है मानव? आप बेचारे मानव की क्या गलती कि मान के चलो कहीं कोई सुनामी आ गई, मानव इसमें कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है स्थानीय तूफान आ गया, इसमें मानव क्या कर लेगा? चक्रवात आ गया, तो कई बार प्रकृति खुद को भी नुकसान पहुंचा लेगी। जरूरी नहीं हर बार मानव ही जिम्मेदार, लेकिन मानवीय कारण भी है और ह्यूमन फैक्टर भी बहुत खतरनाक है। तो पीछे ये वाले फैक्टर लिख दिए 5-6 कॉपी में, सब लिखो भैया मानव फैक्टर। अब लिखो मानव जनित यानी ह्यूमन कॉजिंग फैक्टर, ठीक है? वेरी गुड। इसमें सबसे पहला पॉइंट ही यही आएगा, इसे प्यार से औद्योगिकरण कहते हैं। वेरी गुड। हाँ चरण क्या कह रहे हो? तुम कुछ नहीं कर रहे? कोई बात नहीं।
औद्योगिकरण सबसे बड़ा कारण है। जहां जहां तुम जाओगे तुम्हें औद्योगिकरण दिखेगा, और जहां औद्योगिकरण दिखेगा वहां तुम्हें दिखेगा विनाश। सर वन का विनाश, वन का विनाश तो बनी है। हाँ बिल्कुल हुई। सर फर्टिलाइजर इन्वेसिव वाले को अगर आप डालोगे तो अगर हम उससे कोई सेल्फ कॉसिंग चीज कर रहे हैं तो प्रकृति में है, लेकिन अगर हम मानव चीज इंट्रोड्यूस करके तब चले इन्वेसिव का जवाब है, लेकिन वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करती है। जैसे आपने वक्त जाती है हम लोगों ने 2-4 उसमें पढ़ी, तो उसी वजह से बायोडायवर्सिटी में कमी तब हो सकती है जब किसी क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी का संतुलन बिगड़ता है। तो ये आज मैं बॉटल भूल गई। चल अब आ जाओ इधर, देखो ध्यान से क्या हुआ, पीछे कौन सा डिस्कशन चल रहा है, क्या हुआ लाइन? कुछ नहीं। चल अब इसमें तुम्हें कुछ ज्यादा चीजें बताने की आवश्यकता नहीं। औद्योगिकरण का सीधा मतलब समझो कि हमें चाहिए था क्या, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हमें बनाने थी दुनियादारी सब चीजें। जब इंडस्ट्रियल सेक्टर का बढ़ावा होने लगा तो हमने इंडस्ट्री कहाँ सेटअप करी, हम लगाएंगे अपना पावर प्लांट और वहां पे करेंगे खनन की प्रजातियां सब भाग जाएंगी। अरे सबसे आसान कारण आप ये समझिए कि 5G टावर की जब बात हुई तो 5G लगाने की वजह से सीधा इल्जाम जाने लगा कि भैया जितनी भी चिड़िया आती हैं उन सबकी संख्या में गिरावट देखने को मिली। तो ये क्या कारण है? ये मानव चाह रहा आज हम कर लो दुनिया मुट्ठी में, कनेक्टिंग पीपल, समझ रहे हो? चिड़िया भाग जा रही, हायावाती कनेक्टिंग। प्रदूषण के बारे में तो जितना कम कहा जाए बताइए आपको। प्रदूषण में याद रखिएगा बाइक से कौन कौन सी गैसें निकल रही थी, ठीक। उसके बाद आपने ये देखा था, ये है मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जरा बताना इस कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा था? ये धूप के प्रभाव में आके फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा था, ये टूट जा रही थी, कार्बन अलग ओ अलग। ये हो जाके किससे रिएक्ट कर रहा था? ऑक्सीजन से। बेचारा पेड़ जितना कार्बन ले पा रहा था, वरना नहीं ले पा रहा था, कार्बन घूम रहा था। ये बन गई O3 सतह वाली, जो सतह पे O3 पाई जाती है, जिसकी वजह से आंखों में जलन होती है, समझ गए? उन्हें देख के नहीं कि 14 तारीख को देखा पार्क जा रहे हो कहीं और जा रही, जलन हो रही, वो वाली जलन नहीं, ये जलन होती है रासायनिक गैसें जो आंखों में घुस जाती है, समझ गए? तो ये ध्यान रखना, प्रदूषण का ये स्तर है, ठीक है। उसके बाद नगरीय विस्तार। नगरीय विस्तार का सीधा मतलब है हम गांव में नहीं रहेंगे, भले ही हम पैदा गांव में होंगे, ठीक है, हम गांव में नहीं रहेंगे। तो जब तुम गांव में ना रहोगी तो गांव में ना रहेगा। अगर गांव खत्म हो गए बेटा ना तो शहर तो अपने आप खत्म हो जाएगा, गांव ही है। और गांधी जी तो वैसे भी कहते थे लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात, स्वराज की बात करते, बिल्कुल सही। गांधी जी क्यों बचाना चाहते थे गांव? उन्हें पता है कि मानव जीवन, और आपको पता होगा कि गांधी जी अपना साबरमती के बाद जो आश्रम चलाते थे, इन्होंने हर तरीके की व्यवस्था कर रखी थी। एक चैप्टर पढ़िएगा एनसीईआरटी में, उसमें दिखाया है कि काफी सारे लोग एक साथ आश्रम में रहते थे, और कोई खेती का काम करता था, कोई कारपेंटरी करता था, कोई पाई करता है, तो सब लोग एक साथ रहते थे, सारी एक्टिविटी डिवाइडेड थी। तो गांधी जी हमेशा से महत्व देते थे कि ग्रामीण सभ्यता को बचा के रखना। असली सभ्यता कौन सी? ग्रामीण सभ्यता। पर अब तुम जाओगे दिल्ली जब, तो तुमसे आप पूछे कहाँ से आए, बरेली, पीलीभीत, इस छोटे शहर को भी खा जाओगे तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगेगा और हम अपने गांव का नाम नहीं बताएं, लेकिन ऐसा नहीं है ना, गांव का नाम बताना। इस मामले में हरियाणा वाले अच्छे लगे मुझे, दिल्ली के अंदर हरियाणा वाले एकदम देसी रहते हैं, और वो कहते हैं जमीन को किले, कि मेरे पास 5 किले हैं, 6 किले, कभी जाना जाकर तो जमीन को किले कहते हैं। तो वो अपने गांव का ही नाम बताएंगे कि मैं सोनिहारी से आया हूँ, कि मैं यहाँ से आया हूँ। उनसे को हरियाणा से हो ना, भाई हरियाणा से ना हूँ, सोनिहारी से हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम कोचिंग से हो, समझ रहे हो? उनका बढ़िया रहता है। और कितना ही बड़ा हरियाणा का स्टूडेंट था कोचिंग में, कितना भी BMW से आता था, वो एक डब्बा जरूर होता था जिसमें प्याज, हरी मिर्च, रोटी और घी वही बैठ के खाता, देसी घी वाला। तो ये तरीका है बात वास्तव में। सिविलाइज ह्यूमन वही है जो आज भी गांव का, शहर का आदमी तो सिविलाइजेशन खराब करता है ना। वेलकम टू समझे? तो नगरीय विस्तार की वजह से हमने प्रजातियां, बाद में समझ आया, समझ गए? तो नगरीय विस्तार की वजह से ग्रामीण सभ्यता जो है हमने खत्म कर दी। और सबसे कॉमन कारण कि हम शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना। बच्चे तब भी इतने भयानक निकल रहे हैं कि गांव में तब भी पढ़ जाते हैं। अब सोचो कोई बच्चे को तुमने गांव से शहर में शिफ्ट करा कि उसे शहर में पढ़ाना है, और वो 12वीं के बाद में चला रहा है ई-रिक्शा, उसमें क्या बीतेगी? बोले इससे अच्छा तो मैं गाँव में था। तो ऐसा हो जाता है, बुद्धि का विकास अब गाँव में भी संभव है।
और ये आपने नवोदय स्कूल देखे होंगे, ये नवोदय तो ज्यादातर स्कूल आसपास गांव के सेटअप करते हैं, है ना? कौन कह रहा है सही है? हाँ सही कह रहा है, सही है। मैंने एंट्रेंस दिया था नवोदय का 8वीं कक्षा में, स्टेशन के पास है। मुझे वहाँ पता चला शिवपुरी में। हाँ बस आ जाओ, स्टूडेंट आ ठीक है। ये लोग खनन, हम कस्तूरबा में पढ़े हैं, बोले कस्तूरबा सिर्फ महिलाओं का। अभी थोड़ी देर पहले जेंडर चेंज में तो बड़े भावनात्मक हो रहे थे, अब कस्तूरबा में डीजल लो। तुम तो तुम्हारी छूट, तुम ऐसी जगह पड़े हो जहाँ तुम हल्के से चूक गए वरना बॉम्ब बनाना सीख जाओगे। इस चरण को ले जाना साथ में, चरण को लिए जाओ। अगर तुम चरण को ले गए तो ना वहाँ को ये बात आई कि लाहौर बिला कुफत में से डाला है, तो बात की बात हुई। चलो इधर आ जाओ। जहाँ पे को चरण को पार्टी को सामने ले जाना। अश्विन को हाँ लिए उनके टाइटल गलत, सारे त्रिपाठी एक जैसे नहीं। अश्विन के लिए कुछ नहीं, और लोग के लिए तुम गौ मुन्ना भैया वेब सीरीज देखो, आपको दे उसमें देखी त्रिपाठी हो गई। चलो आ जाओ। अरे ये बात, लेकिन उसमें गुड्डू भैया ने विनाश करा। मिश्रा जी ने बाद में। चलो भाई वापस आ जाओ। घरियों पे ध्यान आ जाता है मुझे कुछ। अरे तुम शांत रहो, तुम चले जाओ। एक पार्टी की लो आसपास, फोन मिला दो, कदम करा रहा है। कोई बात नहीं, ये बात कर रहे हैं किसी और, हम लोग समझ नहीं पा रहे किसी बात को। चलिए भाई उत्खनन पे वापस आ जाए, ठीक है। और सबसे बड़ा मानव कारण जो तुम्हारे लिए बड़ा फेवरेट है, वो फेवरेट है ये, अभी डेट आ रही है 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस। सबसे बड़ा जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने का कारण ये भी है जनवृद्धि। भैया कैसे? हाँ ये स्टूडेंट बाहर है, उनको जगह नहीं पता कहाँ पे है। अरे यहाँ बाहर है या फिर नदिया के पास जी को भेजा। अच्छा वो बता दिया, नए हैं क्या? क्या ना जाओ भाभी जी है, भाभी जी कन्यावती है विश्व आबादी देख लो, तुम अपनी आबादी की चर्चा ना करो, पड़ जाएगा। चल करा दे, लोगों को रोजगार भी मिले। क्या रोजगार मिलेगा भैया? जंग की वजह से उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। चलो आ जाए तो कौन सी वाली जो कल अपने लोग देख रहे थे वहाँ। चलो हाँ ये प्राइवेट कर देंगे यार, मतलब बीच में भेज दो पहले। चलो भाई अभी आपको पता होना चाहिए 1966 से 67 के दशक के दौरान क्या हुआ, जब PL 480 प्रोग्राम चला, भारत में भुखमरी बन गई, ठीक है। तो जब भारत में भुखमरी भाई बढ़ गई थी और हो गई थी, तो आपको पता है कि एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें अमेरिका से आ जाओ जी भाभी जी, अरे आप भाभी जी हो, भाभी जी हो। मैं कंफ्यूज हुआ, बैठ जाइए। अरे बात चलो अब ध्यान दे लो तुम लोग जनसंख्या पे भी।
अरे कोई बात Vantage competition में। अरे कोई बात कॉपी है पहले से बना रहे यही तो स्वैग है। का स्टैंडर्ड चल रहा है इसका। चलो भाई ध्यान देना 1966-67 के दशक के दौरान हुआ ये PL 480 प्रोग्राम में जब भाई हमने मदद ली किसकी अमेरिका की अमेरिका ने हमारी मदद करी कि भाई आप इस भुखमरी के दौर से निकल आओ तो PL 480 प्रोग्राम में ना सिर्फ अनाज आया उस समय आ गई भारत के अंदर कांग्रेसी घास और वो जो घास का मतलब ये था कि उसे भाई कांग्रेस सरकार के टाइम पे कराया गया था PL 480 प्रोग्राम तो जब वो घास आ गई तो वो अनियंत्रित खेती बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगी जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई और उसने भी जैव विविधता पर प्रभाव डाला वो अपने आसपास की और प्रजाति में खतरा कर देती थी और घास नहीं बढ़ने देती थी वो इन्वेसिव साबित हुई उस पर आक्रमण करने के बाद उसे नष्ट करके खुद ही आगे बढ़ जाती तो ये कांग्रेस घास का सिद्धांत अब ये भी क्या कारण है मानव का क्योंकि ये कहाँ पाई जाती थी अमेरिका के लैटिन अमेरिका के क्षेत्र और आ कहाँ गई भारत में आ गई जहानाबाद आ गई इनके घर आ गई अमेरिका की तो सर ये नीति थी एक नीति थी अपनी मार्केट सपोर्ट करने के लिए हाँ, ये बात है। पेस्टिसाइड कुछ ज्यादा हुआ करते थे इंडिया में भेजने के लिए इंडिया में भेजने के लिए इंडिया में इस तरह की घास नहीं हुआ करती नहीं कभी नहीं होती थी ये इंट्रोड्यूस ही वहीं से हुई और इस वजह से बीडीसाइड पेस्टिसाइड का तो आज तक है जो कैपिटलिस्ट कांग्रेस के नाम से आया है बोरा लग गया ये। एग्जाम में कांग्रेस के नाम से आया इसका नाम याद कांग्रेस के रखिएगा नाम से आया ना कि साइंटिफिक नाम है। एग्जाम में तो उसका नाम परिस्थिति ये उसी कांग्रेस घास का नाम है जीनियस ठीक है हिस्टोरिसिस करके हां हिस्टोफोरस इसका नाम भी कांग्रेस का मतलब है ये नाम हो सकता है भाई वनडे एग्जाम में पूछ लें और पीसीएस तो पूछ ही सकता है पीसीएस में आया था मतलब पीसीएस ये तक पूछ ले रहा मकड़ी की कितनी आंखें हैं जोड़े में बताएं उसने कांग्रेस घास से पूछा है हाँ सही बता मकड़ी की आंख के जोड़े बताएं नीचे 2 4 6 8 ये सवाल है मिलेगा लूसेंट लगा रहे हैं तो मुझे मिलेगा आरआरबी 1968 आरआरबी 1967 हाँ कौन सा देगा इन्होंने उसकी आंखें नहीं देखी देख लिया मकड़ी के कितने जोड़े टांग के जोड़े देख लिए तुमने ये संकट में जा रहा है ना चलो अब देखा उनने लेकिन धर्मेंद्र तक बता रहे हमने भी देखा वो कह रहे हैं कि बिजार देगा नहीं देगा चलो अब आ जाइए अब क्या कुछ और नहीं किया तुमको नाम खराब कर रही है हाँ सर ये तो नाम तो अच्छा कौन सा है हेमा मालिनी धर्मेंद्र अच्छा उनकी बात कर रहे हो तुम आपको पता ही होगा उन्होंने इस्लामिक रिलीजन कबूल करने के बाद शादी करी थी असली नाम बताओगे नहीं बता बने थे अयूब वो बनी थी रुखसाना चलो कर दे इन लोगों ने इस्लामिक रिलीजन से कबूल करा अब इतनी बात पता नहीं थी धर्मेंद्र को कि अगर तुम हाँ गूगल कर लीजिएगा इस बात में सर पढ़ाया है हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को इतनी बात पता ही नहीं थी कि अगर हम अपना रिलीजन बदल लेंगे तो उनकी जो पहली वाली वाइफ थी उनसे उन्होंने डिवोर्स थोड़ी दिया और रिलीजन बनने से शादी एंड नहीं होती तो पहली वाली वाइफ चली गई कोर्ट में बोले ये क्या मतलब है धर्म बदल के ऐसे कोई भी शादी कर ले तो भाई प्रॉब्लम हुई और इसी केस को आगे चल के बोला गया दैनिक लतीफी केस बड़ा गाइडलाइन केस बना है तो ये कहा गया कि अगर आप एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित होके निकाह या विवाह कर लेते हैं तो पुरानी वाइफ से आपके संबंध खत्म नहीं होंगे उससे मुआवजा भी मिलेगा मेंटेनेंस भी मिलेगा लेकिन एक नियम है जिसकी वजह से दूसरी शादी में पुरानी बीवी कुछ नहीं कर सकती वो नियम ये है कि जब तक सेकंड वाइफ दूसरी वाली जो नई नई भाभी आएंगी वो जब तक कोर्ट नहीं जाएंगी कि पुरानी इसकी शादी थी खत्म करो तब तक खत्म नहीं होगा संबंध यानी पुरानी बीवी चाह के भी नई बीवी के साथ में डिवोर्स नहीं करा सकती नहीं तो अपने मन से नहीं कर सकता आ जाओ अच्छा कन्या यही बच्चे कह रहे थे कन्या आई कन्या बैठ जाओ हाँ चलो भाई पहले नहीं मतलब जैसे अगर ज्यादा कीमत से नहीं होगा ना उसको अभी और ये क्या हाँ तो इतना पॉइंट तुमने नोट कर ही लिया होगा कॉन्टिनेंटल थ्योरी ठीक है अब आ जाओ एक इंपॉर्टेंट चीज इसी के अंदर आता है ओशियन अम्लीकरण क्या होता है
ठीक है, बताओ ये क्या है ओशियन अम्लीकरण? कितने लोग हैं जिन्होंने पीएच स्केल तो पढ़ाई होगा? पीएच स्केल में आपने पढ़ा होगा H पॉजिटिव आयन H प्लस आयंस की बढ़ोतरी होती जाए पीएच पैमाने पे एसिडिक माना जाता है। ये तो पता है ना H प्लस आयन, मैं बता भी चुका हूँ आपको, मैंने पीएच स्केल की रीडिंग के बारे में बताया था अच्छे से। अब देखिए क्या होता है, ये हवा है CO2 और ये जल है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जल जो कि H2O है ये किससे रिएक्ट करेगा, समझिएगा CO2 से। और ये CO2 अगर लिमिटेड मात्रा में रहता तो ठीक है, इन दोनों के इंटरेक्शन से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा और अधिक मात्रा में CO2 पहुंचेगी तो जब ये इंटरेक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा। अब ये H2CO3 जब बनेगा तो इसके बाद यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, अगर ये टूट जाएगा तो H प्लस बन जाएगा, आयंस निकल जाएंगे, और इसको भी अगर ले लो CO3 2 नेगेटिव, ऐसा कुछ बनेगा। कैलकुलेशन की मैं बात नहीं कर रहा, अभी तक सब कुछ ठीक है। अब सुनिए जरा, ये है कहीं पर पहाड़ और इस पहाड़ से अवसाद की इरोड करके, इरोजन, अपरदन कर करके नदी के अंदर आपको पता है कि किस अवस्था में जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी आपको पता होगा कि खनिज होते हैं, वो कैसे आते हैं किसी समुद्र के अंदर। तो जब गैदरिंग ऑफ रॉक्स होता है या जब नदियां आती हैं उनके रास्ते में कोई भी इस तरीके की मृदा या पहाड़ या चट्टान, तो उसका क्या करती है भाई, सीधी बात समझो कि काटते हुए आती है, ठीक है। और जब वो काटते हुए आएंगी तो उसी जल के अंदर कौन सी चीज के गुण आ जाएंगे, जो उस चट्टान में या पहाड़ में होंगे। तो मान के चलिए कि जब किसी चट्टान के अंदर गुण होते हैं तो वो आते आते इस नदी में डिपॉजिट होते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, इस CaO3 के साथ में ये गुण और आ गया कैल्शियम। नदियां अपने साथ में कैल्शियम भी लेके आती हैं, पानी में ऐसी कैल्शियम नहीं आता है, ये काम करती है नदियां, सेडिमेंट लेके आती हैं अपने साथ बहाते हुए। अब जब यही कैल्शियम, ध्यान समझिएगा, ये कैल्शियम इससे रिएक्ट होता है तो बेटा मजे की बात ये है कि जो प्रवाल भित्ति होती है और कई सारे जीव होते हैं वो अपने ऊपर का जो कवच बनाते हैं उसके लिए कैल्शियम CaCO3 पड़ा होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बनता है। अगर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर CO2 की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो रिएक्ट हो जाएगा किससे, कैल्शियम से, और इस वजह से वो नहीं बना पाएंगे CaCO3। अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट की प्रक्रिया में एसिडिफिकेशन हो गया, जो ये अलग से CO2 इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से H प्लस आयंस बढ़ रहे हैं और ये H प्लस जाके रिएक्ट कर गए इससे CO3 से, तो नहीं बन पाएगा CaCO3, और इसी वजह से जितने भी जीव हैं रहने वाले समुद्र के अंदर वो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल नहीं बना पाएंगे, मर जाएंगे। और आपको पता होगा कि जीव भी मरने के बाद क्या रिलीज करते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं मरने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड। और इनका जो ये शेल बना हुआ होता है, ये मर जाते हैं तो भी ये अंदर ही रह जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत लंबे समय के बाद जब प्रवाल भित्ति, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि अगर मरती भी जाती है या वो अपनी जो कूप निकालती है, शिट निकालती है, उसकी वजह से इसकी हाइट बढ़ती चली जाती है और पूरी एक तरीके की चट्टान बना लेते हैं। और यही चट्टान किस चीज का काम करता है, जब सुनामी आती है तो सुनामी को शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। तो इस CO3 जो है CaCO3 यानी कैल्शियम शेल बनना बहुत जरूरी है जीव जंतुओं का। अब अगर तुम्हारी वजह से CO2 गैस बढ़ जाएगी, मोटरसाइकिल से धुआं निकला, फैक्ट्रियों से निकला, तो CO2 ज्यादा पानी से रिएक्ट करेगी। इसकी वजह से जब बाद में इसका विघटन होगा तो H प्लस आयंस यानी कि जल कैसा बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा, और एसिडिक बन गया तो ये CO3 का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इस वजह से इसी चीज को कहा जाता है ओशियन अम्लीकरण। ये बात आई समझ में, ये भी एक जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने का कारण है। इतनी बेसिक चीजें थोड़ी बहुत तो समझ में आई होंगी। ओशियन एसिडिफिकेशन हम लोगों ने पहले नहीं डिस्कस करा था ना, पहले नहीं पढ़ा ना, CO2 बढ़ क्यों, मानव की वजह से, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इन सब वजह से, ठीक है। चलो क्या क्या बच रहा है, होगा कुछ क्या ही लेना दे, क्या छोड़ो। अब एक और चीज है, ठीक है, ये पढ़ा है किसी ने, ये तो पढ़ा होगा, पढ़ा है तो आओ आगे पढ़ाओ। कौन आएगा इनिशिएटिव लेने,
मिस्टर भाई जी आप जाओ जाओ, और काफी भेजेंगे। और कोई बच्चा भी किसी और को लगा अभी पहले जाने दो गाली गाली, हाँ कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। इसके बारे में बताना चाहें या जो भी बताना चाहें बताइए। बाकी लोग तैयार रहो, अभी भेजूंगा जैव आवर्तन जैव संवर्धन, उसके बाद एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। एजेंडा किस के लिए हम वही कॉन्फ्रेंस हम जहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। एजेंडा किस क्या है, ब्राजील में हुआ था, ठीक है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जरूरी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये हुआ क्यों, ये तो पता है कि 1992 में हुआ था, ब्राजील में हुआ था, रेडियो जनवरी में हुआ था, एजेंडा किस जारी हुआ था, ठीक है। क्या क्या प्रावधान सब मालूम हो, ठीक है। लेकिन ये हुआ क्यों, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा ग्रीन जीडीपी, सुना होगा आपने? इको बड़ा हुआ है तो ग्रीन जीडीपी, हाँ, एनवायरनमेंट का भी पार्ट है, इकोनॉमिक्स का भी है और ज्योग्राफी का भी है, तीनों कंबाइंड ग्रीन जीडीपी। जीडीपी तो पता ही होगा, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है बताओ। ऊंचे बच्चे हैं पीछे इको वाले एक्सपर्ट। सकल घरेलू उत्पाद राशि पता आपको क्या है, इनका क्या होता है, क्या होता है? अच्छा ऐसा करते हैं आप लोग, ठीक है। आज आप पता मुलाकात हो ना हो, ठीक है। क्योंकि आप अगर यूपीएस पूछ लेंगे तो हम में सुनाएंगे, ठीक है। ग्रीन जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके साथ इस कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो, ठीक है। जिंदगी बन जाएगी, ऐसे बताएंगे। फाइल लिखते रहना उसमें। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? अच्छा आज ऐसा बता दिया जिनको भी याद रहेगा। कभी जिंदगी में जीडीपी भूलो ही ना, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ग्रीन जीडीपी क्या होता है, ऐसा बताना आपको जिंदगी में भूलो ही नहीं कभी। अरे बहुत बढ़िया, ऐसा है इसको लिखा आपने? हाँ यार मिटाइए आराम से, इतना नहीं, सकल घरेलू उत्पाद लिखो जल्दी। जैसे तुम उत्पादों को उत्पाद, हाँ इतना यार निकल जाओ हल्के से, हल्के से आइए दो लोगों को आपको बोलिए नहीं सर, आप अगर जनरल अरे तो हम ठीक है, हम पढ़े जीडीपी क्या होता है देश के अंदर, देश की भौगोलिक सीमाएं हैं, भौगोलिक सीमाएं, प्रत्येक देश की भौगोलिक सीमा होती है। बाद में आप कोई किसी भी देश की भौगोलिक सीमा होती है, ठीक है, बाउंड्री लाइन होती है, ठीक है। उसके देश के अंदर दो लोग रहते हैं, नागरिक और विदेशी नागरिक, ठीक है। गैर नागरिक भी कह सकते हैं, ठीक है। देशी और विदेशी। मान लो इंडिया का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इंडिया की जो भौगोलिक सीमाएं हैं, इसके अंदर जो लोग रहते हैं अपने देश के होंगे, विदेश के भी होंगे, ठीक है। इस भौगोलिक सीमाओं के अंदर, ठीक है, एक वर्ष इन देशी लोगों के द्वारा और विदेशी लोगों के द्वारा, ठीक है, आर्थिक क्रिया लिखा जाती है। आर्थिक क्रियाएं आपने एनसीईआरटी क्लास 9 में पाठ नंबर 3 में पढ़ा होगा, ठीक है। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो वे क्रियाएं जिनको करने से उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है, समुद्र की प्राप्ति होती है, उसको आर्थिक क्रियाएं। एक वर्ष के अंदर किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर, ठीक है, नागरिक और गैर नागरिकों के द्वारा किया गया, ठीक है, वस्तु और सेवाओं उत्पादन का मौद्रिक क्या कहना है? 3 नंबर वाली, ठीक है। किसी भी देश की भौगोलिक
भौगोलिक सीमाओं के भीतर, ठीक है, नागरिक और गैर नागरिकों के द्वारा किया गया वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी। आपको सर आपने भौगोलिक सीमा क्यों लगा दी, खाली यही क्यों बता दिया, ठीक है, किसी एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी, सीधा साधा, ठीक है, एक वर्ष के अंदर, ठीक है, एक वर्ष के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। लेकिन पूरी परिभाषा नहीं है, नंबर पड़ जाएगा आपको। पूरी परिभाषा क्या है, किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, ठीक है, किसी भी देश के या राष्ट्र के या क्षेत्र के भौगोलिक सीमाओं के अंदर, ठीक, वहां के नागरिकों और गैर नागरिकों मतलब विदेशी के द्वारा, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे बोलेंगे जीडीपी, ठीक है। जैसे पेन है, इसकी कंपनी हो रही है, यहाँ से बन गया वो महाराष्ट्र बन जाएगा, ठीक है, तो महाराष्ट्र कंपनी में पेन बनाई होगी, तो एक वर्ष में जितनी पेन बनाए हैं, ठीक है, उसकी क्या होगी, कीमत होगी, कॉस्ट होगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम जैसे सर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सबको थोड़ा इनकम मिलती होगी, ये क्या सेवा दे रहे हैं, मिल जाएगी। तो ये क्या है, ये सब सेवा दे रहा है, तो सेवा का भी एक मौद्रिक मूल्य है, एक लेक्चर से इतना पैसा मिलेगा, क्लियर है। यानी या तो आर्थिक क्रिया का, या तो वस्तुओं का उत्पादन होगा, या तो सेवाओं का उत्पादन होगा, इसमें आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया है, एक होती है बाजार आधारित, गैर बाजार आधारित, ठीक है। लेकिन सभी का मेन मतलब क्या है, उत्पादन करना, ठीक है, उत्पादन क्या होता है, मौद्रिक मूल्य, इसी मौद्रिक मूल्य को आप क्या बोलते हैं, क्लियर हो गया। लास्ट में बता रहे हैं, किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर वहां के नागरिकों और गैर नागरिकों के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी। यानी इंडिया में एक वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होगा, चेयर है, पंखा है, कुर्सी है, जितना भी उत्पादन होगा, ठीक है, उसका कीमत होती है, और जितनी भी लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, उसकी भी कीमत होती है, इन सारी कीमतों को जोड़ दिया जाता है एक साल में, ठीक है, उसको बोलते हैं जीडीपी। अच्छा, वर्तमान जीडीपी भारत कितनी है, 6.7, 4.9 ट्रिलियन, 5.2, चौथा बता दो, 7.3। नहीं, आप बहुत आगे पहुंच गए। 6. मोदी जी का सपना है कि देश की जो इकोनॉमी $5 ट्रिलियन करेगी, ठीक है, 5 तो उनका सपना था, ठीक, अभी हम 3.7 पहुंच पाए, ठीक है, यानी 4 के आसपास पहुंचने 4.9 का आप चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, एक बार उसका भाई मिस्टेक हो गई, ठीक है, 3.7 एक ड्रॉप्स है, ठीक है, अब 8-9 हो गई होगी, 4 के आसपास होगी, ठीक है, $3 ट्रिलियन, ठीक है, तो जीडीपी आपका कितना आ गया होगा, जीडीपी हम पढ़ा इसलिए रहे, ग्रीन जीडीपी तो समझ पाओगे आप, ठीक है, तो ये तो क्लियर दिमाग में हो गया। किसी भी देश के अंदर ये एक साल में जो वस्तुओं का उत्पादन होता है, यानी जिसमें पेन मोबाइलें बनती है, इनकी कीमत होती है, प्लस जितने लोग काम करते हैं, ठीक है, मजदूरी करते हैं, मनरेगा में करते हैं, ठीक है, उसकी भी कीमत होती है, इन कीमतों को जोड़ लिया जाता है कि भारत के अंदर एक साल के अंदर कितना पैसा उत्पादन हुआ, वस्तुओं के माध्यम से, किसानी के माध्यम से, ठीक है, या किसी सर्विस के माध्यम से, उसकी कीमत क्या बोलते हैं, जीडीपी। तो क्लियर है, लिखो लिखो, ठीक है, आप लिख सकते हो, किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर वहां के नागरिक और गैर नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी। क्लियर हो गया, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट रहेगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। लिख दें लोग, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सबको सर ये क्या है, ये था जीडीपी क्या था, किसी भी देश के अंदर आगे देश नागरिक है और गैर नागरिक है। अब क्या जीडीपी क्या है, देखो इसमें एक बाउंडेशन था, भौगोलिक सीमा है, भौगोलिक यानी जीडीपी का जो गणना होती है, ठीक है, वो देश के अंदर की भौगोलिक सीमाओं के अंदर होता है। लेकिन जीडीपी क्या है, देशी लोग हैं ही इंडिया के, ठीक है, विदेशी कहाँ के हैं, दूसरे देश के, उत्पादन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ये सैमसंग कंपनी का मोबाइल है, नोएडा में बनना, ठीक है, सुना होगा आपने, लेकिन इसका पैसा कहाँ जा रहा होगा, फायदा किससे हो रहा है,
दोनों देशों को हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका करंट वैल्यू कहाँ फिट होगी? वहाँ जहाँ की जीडीपी में तो जुड़ेगा। देखो जो जीडीपी है उसमें तो विदेशी का पैसा जुड़ेगा, क्लियर है। यानी सैमसंग कंपनी का जो उत्पादन हो रहा है उसका मूल्य तो जीडीपी में भारत जुड़ेगा, लेकिन जीएनपी में नहीं जुड़ेगा। और क्यों? क्योंकि उसका मूल उद्देश्य क्या है? सैमसंग कंपनी के मालिक को फायदा पहुंचाना, ये बात है, ठीक है। तो जीएनपी में एक्चुअली ये होता है कि जो जीडीपी होती है, ठीक है, उसमें जो विदेशी लोग होते हैं, ठीक है, उनकी कीमत को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। यानी कोई विदेश कंपनी भारत में लगी हुई थी, उसका उत्पादन में उसका मूल्य है, ठीक है, उस मूल्य को हटा देंगे। क्लियर है? नहीं क्लियर? यानी जीएनपी में क्या होता है कि अपने देश के अंदर जितना भी पैसे कमाए गए, ठीक है, वस्तुओं के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, और उनको विदेशी कमा रहा है, ठीक है, तो विदेशी आदमी इंजीनियर काम कर रहा है अपने यहाँ पे, ठीक, कंपनी में, ठीक है, तो उस इंजीनियर को सैलरी हम लोग देते होंगे, ठीक है, तो उस सैलरी को जीडीपी में काउंट करेंगे, लेकिन जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैसा ले जा रहा है अमेरिका अपने देश में ले जा रहा है, ठीक है। तो जीडीपी क्या है? किसी भी देश में, ठीक है, वहां की नागरिकों के द्वारा केवल, इसमें क्या होगा? यानी जीएनपी में किसी भी देश के केवल नागरिकों के द्वारा उत्पादन किया गया अपने देश में या विदेश में, इसमें विदेश का पैसा जुड़ जाएगा। जैसे भारत के लोग आपने सुना होगा रेमिटेंस आता है कहाँ? सऊदी अरब से बहुत आता है, ठीक है। यानी भारत के जो लोग काम करने कहाँ हैं? सऊदी अरब में, दुबई में जाते हैं, ठीक है। दुबई में पैसा कमा रहे नहीं कमा रहे, वो पैसा कहाँ आएगा? इंडिया में। हम पढ़ना जीएनपी क्या होता है? तो जीएनपी भारत के नागरिकों के द्वारा, ठीक है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं? जीएनपी। इसमें केवल भारत के नागरिकों को काउंट किया जाता है, ठीक है। जीएनपी क्या होता है? तो जीडीपी माइनस, ठीक है, विदेशों से प्राप्त आय माइनस, ठीक है, विदेशी लोगों द्वारा, ठीक है, कमाने से क्या होते हैं? विदेशी लोगों द्वारा उत्पादन, क्लियर है? यानी जीडीपी, हम सॉरी जीडीपी क्या है? यानी यहाँ जीएनपी बराबर, ठीक है। देखो जीएनपी क्या होता है? यानी जीडीपी क्या थी? देश के भौगोलिक सीमा के अंदर जो उत्पादन था, ठीक, विदेशी भी थे उसमें, वो भी थे, ठीक है। अब जीएनपी क्या है? यानी जीडीपी के साथ क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, इसको विदेशी से प्राप्त आय, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। और जो विदेशी लोग भारत में पैदा कर रहे हैं उसको हटा देंगे। तो ये केवल भारत के नागरिकों के द्वारा, ठीक है, उत्पादन किया गया मौद्रिक मूल्य आ जाएगा। इसको बोलेंगे जीएनपी, सकल राष्ट्रीय आय। यानी किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहते हैं। क्लियर है? देखो आपको डेफिनेशन ना पड़ेगी भर रही, जब आपको कांसेप्ट होना चाहिए कि जीडीपी क्या था? किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर देश के अंदर देश के लोग थे, विदेश की भी थे, दोनों लोग मिलकर आर्थिक क्रिया कर रहे थे, उत्पादन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी क्या था? सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है। इसमें केवल भारत के लोग थे, ठीक है। अब विदेशी लोग यहाँ काम करो उनको हटा देंगे हम, ठीक है। विदेशी भारत के लोग बाहर काम करो उसको यहाँ पे। ये जीडीपी और जीएनपी के कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहे। क्या बना पढ़ने एग्जाम की तैयारी थी ना? इसे कोई शंका से कोई आप पूछ सकते हैं, हम जीडीपी जीएनपी बारे में कुछ भी बात पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी। इसको हम सबको लिखते हैं, आपको बता दें, ठीक है। निकट घरेलू उत्पाद, निकट राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें डिप्रिसिएशन को डालेंगे, यानी कि उत्पादन करने में जो मशीनों का टूट हुआ, ठीक है, हम बीमार हुए, हमको इलाज करवाना पड़ा, ठीक है। यानी उत्पादन में जब घाटा होता है, घाटा मतलब टूट होती है मशीनों में, ठीक है, उसका एक मूल्य होता है, उस मूल्य राशि को हटा देंगे, उसको आगे शुद्ध घरेलू, समझ नहीं? तो किसान का मानो, ठीक है, किसान ने फसल करी, ठीक है, फसल का एक मौद्रिक मूल्य होगा, दूसरी पता है एमएसपी, ठीक है, मौद्रिक मूल्य होगा। लेकिन फसल का उत्पादन करने में किसान का हर चीज बेकार हुआ होगा, भैंसा मरा होगा, ठीक है, उसमें कुछ क्या होगा, सही बात समझे नहीं? गाँव वासी सुन रहे हो तो गाँव में है, ठीक है, तो क्या है, उसका भी मूल्य होता है। किसान का हंसिया खराब हुआ होगा, ठीक है, खाद लगाई होगी, उसका भी मूल्य होता है, ठीक है।
यानी डिप्रिसिएशन इसको बोलते हैं टूट फूट। यानी जब हम कुल जीडीपी में से मशीनों की टूट फूट की कीमत जो होती है उसको हटा देंगे, उसको घरेलू उत्पाद, ठीक है। अब मैं पूछना है ये कब होली भाई का पूरा काफी बढ़िया बताया, सही है बहुत बढ़िया। 26 मिनट हो गया। अच्छा एक चीज लास्ट में बताएं, मैं क्या सीखते जीडीपी और जीआईपी हम दोनों मापते हैं, ठीक है। तो ये अगर अल्ट्रेशन पूछा जाए बॉडी फोर्स में एक पूछेगा क्या कहते हैं यूपीएससी अगर आपको दे दिया हो दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, कौन बेहतर है, तो बेहतर कौन सा है, ये सर्वाधिक मान्य है, सर्वाधिक मान्य, ठीक है। इसको सभी देश मानते हैं, वो गलत हो गया, सर्वाधिक मान्य दोनों है, ठीक है। ये भौगोलिक सीमाओं के अंदर होता है, ठीक है, ये भौगोलिक सीमाओं के पहला अंतर होगा देशों की तुलना आसान से देशों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जीडीपी कितनी है, अमेरिका की है, चाइना की है, ठीक है, जापान की है, इंडिया की, 5 डेवलपमेंट देश में, ठीक है। ये देशों की तुलना आसान होती है, कौन सा देश किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। जीडीपी एक समय पर होता है। अब बताओ सर कितनी स्टेट की निकाली जाती तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ एक साल में और कितनी सेवाओं का उत्पादन हुआ, उसका कितना कीमत है एक साल का, तो उसको बोलोगे, ठीक है। परिवार का निकाल लो, परिवार ले लो, हमारे परिवार में 5 लोग मान लो, ठीक है, तो 5 लोगों ने मिलकर एक साल में कितने संसाधन बढ़ाए, ठीक है। एक मोबाइल लेंगे, मोबाइल की कीमत जुड़ जाएगी, ठीक है, कितना अनाज कमाया उसकी मतलब जाएगी, ठीक है, कितना पैसा कमाया ये सब जीडीपी। अब आते हैं जीडीपी। बाजार तुम विविधता बताओगे भैया, बाजार बताएंगे डाइवर्सिटी क्या होता है, विविधता कल बता नहीं आता, नहीं आती ये आपकी एनवायरनमेंट हां जीडीपी क्या होता है, आ जाइए एनवायरनमेंट। अगर आपको ये क्लियर होगा कि जीडीपी क्या होता है तो ये आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बता सकता है क्या होता है ये? क्या आपने समझ पाया? ये ग्रीन जीडीपी को परवाह नहीं है, ठीक है, बहुत शॉर्ट में। एग्जांपल नंबर 1 हमारे इकोलॉजी सर हम, ठीक है, एनवायरमेंट सर हैं, ठीक है, 9 बजे क्लास है, सब बच्चे आने वाले आएंगे होंगे, ठीक है, लेट हो गए, बजाज भाई जल्दी गाड़ी चलाओ, देर हो गई, बच कैसे कॉल आ गए होंगे, समझ रहे हो कहानी, ठीक है। वैसे कह सर देर हो गई, क्या तो आराम से लेंगे, 5 मिनट हो जाएंगे, मुझे नहीं रुकेंगे, नहीं एक्सीडेंट जोर से दबाओ, ठीक है, ऐसा धुआं मार रही पीछे से, ठीक है। तुम उसकी चिंता मत करो, तेज जाओ, और जो धुआं मार रही है तो सर्विस वैसे ही पैसे का सर्विस नहीं हो पा रही, ठीक है, सैलरी मिल नहीं पा रही, सर्विस नहीं हो पा रही, ये सही था, नहीं तुम बताओ बस, ठीक है, तेज जाओ, सर्विस तो मालिक मिल जाएगा, ठीक है। कहने मतलब क्या है, चाबी छोड़ा, ठीक है, टायर जो खराब किए, ठीक है, तो आपने एक हाई स्कूल चैप्टर पढ़ा होगा, एनसीईआरटी पहला स्कूल होगा संसाधन, किसी का संसाधन, तो हमारे भौतिक पर्यावरण में उपलब्ध है जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और जिसको उपयोग करने के लिए हमारे पास कुछ तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उसको बोलेंगे जिसमें वन भी एक संसाधन है, ठीक है, कौन सा वन कम पड़े, ठीक है, एनपी क्या है संसाधन, एनपी क्या है मोटरसाइकिल इससे बनी थी, फाइबर से या लोहे से, ठीक है, खनिज हो गया, खनिज का दोहन किया आपने, ठीक, अब धुआं बाजार में छोड़ दिया, बाजार में धुआं छोड़ जवाब ठीक है। अब होगा क्या, इससे क्या पर्यावरण की क्लियर है, यानी किसी की उत्पादन की प्रक्रिया में, ठीक है, हमें ये पढ़ा था जीडीपी क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने से पॉल्यूशन भी होता है, पर्यावरण की हानि भी होती है, ठीक है, इस हानि की भी कीमत होती है। इस मोटरसाइकिल जो आप चला रहे हैं, ठीक है, इस मोटरसाइकिल कहाँ से बन गई, खनिज से बन गया ये, ठीक है, लोहे से जो भी बनती है, खनिज पदार्थ है, खनिज का एक संसाधन है, ठीक है। अब संसाधनों को आपने ह्रास किया, क्या किया, ह्रास, संसाधन कम कर दिए, इन संसाधनों की भी एक कीमत होती है,
सबसे पहले आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। 2004 चाइना सुना है, चाइना भारत के उत्तर में है, ठीक है। चाइना के बाद जो पीक था उसके बाद एक बात आई है, हम उत्पादन तेजी से कर रहे हैं क्योंकि चाइना दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी 2004 में, ठीक है। तो भारत में पहले से चाइना था, ठीक है। तो उसका भैया विकास तो हो रहा है, लेकिन नुकसान क्या हो रहा है? पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, वनों को काट रहे हैं, रेल लाइन बिछा रहे हैं, विकास बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है। दुकान लगा रहे हैं, ये सब क्या विकास तो हो रहा है लेकिन पर्यावरण की हानि हो रही है। तो चाइना के दिमाग में सबसे पहली बात आया कि उनका जो फैक्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री चलाने वाला जो है, चलाने नहीं जिसको मालिक है, ठीक है, उससे हम टैक्स लगाने का लगाते टैक्स। आपने सुना होगा कार्बन क्रेडिट, ठीक है। कार्बन क्रेडिट क्यों दिया जाता है? सबने पढ़ाया है, उनको साथ एक बार पढ़ाया। जब आप मोटरसाइकिल लेते हो उसका बीमा होता है, तो आपने सुना होगा संबंधित, ठीक है, कागज गाड़ी पूरे हैं कि नहीं, तो उसमें उसकी फीस कट जाती है आपसे, किसकी? प्रदूषण की, प्रदूषण रसीद कटती है, समझ गए? क्यों कटती है? पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा कहाँ जाता है? जीडीपी को समझ लो पहले, ठीक है। चाइना में 4 महीना फिर 6 में भारत का कानून ला दिया, ठीक है। अब से चाइना की जो जीडीपी है उसमें ग्रीन जीडीपी काउंटिंग होगी, यानी वहां का उत्पादन जो होगा उसमें पर्यावरण की जो हानि हुई, ठीक है, उसकी कीमत को हम जोड़ेंगे और उसका जितना रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, उसकी कीमत को हम बढ़ा देंगे। क्लियर है? ग्रीन जीडीपी इंडिया की बात करते हैं हम 2009 में, ठीक है। तत्कालीन पीएम कौन थे? 2009 में भारत के पीएम कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? एनवायरमेंटल मिनिस्टर कौन थे? पर्यावरण मंत्री। पहले छोटी बात हमें भी नहीं पता होता, ठीक है। शायद जयराम नरेश रहे होंगे, ठीक है, रमेश नरेश जी भी था, ठीक है। तो उनके दिमाग में एक बात आई, ठीक है, चाइना तेजी से विकास कर रहा है, तो हम भी देखें पड़ोसी देखें पड़ोसी को पड़ोस बैठने से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, सीखो। तो भारत में 2009 के अंदर, ठीक है, चाइना में 4 महीने, ठीक है, 2009 में, ठीक है, भारत ने एक कानून लाया, ठीक है, कि आज से जीडीपी को जो काउंटिंग करेंगे उसमें ग्रीन जीडीपी को भी शामिल करेंगे, लेकिन शामिल नहीं हो पाया। शामिल कब हुआ? 2015 में। यानी भारत की जो जीडीपी गणना को 15 में उसमें क्या शामिल हुआ? ग्रीन जीडीपी। और 15 में शामिल क्यों हुआ? भारत में 2015 में शामिल हुआ, ठीक है। 2015 की रिपोर्ट आई थी, जीडीपी उस भारत में है शामिल, ठीक है। 10 साल में एक बार होते हैं अभी आप लोग, ठीक, 10 साल में एक बार। तो हर साल क्यों नहीं होता है? हर साल क्यों नहीं होता? मोटरसाइकिल का कैसा होते हैं? 15 साल 10 साल 15 साल, बड़े वाहन 5 साल बनते, ठीक है। आप अभी मोटरसाइकिल लेकर आए, एक साल में कितना धुआं निकाल दोगे? इसका काउंटिंग करना तो मुश्किल है, ठीक है। तो सरकार ने एक साल तो नहीं कर सकते हम, ठीक है, तो 10 साल के लिए रख दिया ये। लेकिन सबसे पहले ग्रीन जीडीपी की अवधारणा भारत में कब? 2015 में, ठीक है। क्यों आई 15 में? सरकार बदली, नहीं सरकार बदली। समझे? वही तो काम नहीं सही है। तो आगे वही क्या है? 2015 में फ्रांस पेरिस में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का सम्मेलन हुआ। भारत की तरफ से भी लोग पहुंचे हुए थे, पता नहीं मोदी जी की ओर से, ठीक है। इससे कहा गया भाई तुम देश को बचाने के लिए क्या कर रहे हो? यानी प्राणों को बचाने के लिए क्या कर रहे हो? तो सब कुछ नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ग्रीन जीडीपी कर रहे हैं। आज से हम देश के जो जीडीपी काउंटिंग करेंगे उसमें प्राणों की हानि को भी काउंटिंग करेंगे। जितना संसाधनों का विनाश हुआ है उसकी कीमत हम जोड़ेंगे, ठीक है। और जो हानि को हम घटा देंगे उसमें से, यानी ले दे के वो जितना नुकसान हमने किया है उसकी भरपाई होने के बाद में जितना पैसा शेष बचेगा उसको बोलेंगे ग्रीन जीडीपी। क्लियर है?
जीडीपी क्लियर है, जीएनपी क्लियर है, ग्रीन जीडीपी क्लियर है। यहाँ पे किसी को दिक्कत इन तीन टॉपिक से कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, पर साथ में बातें हां बता बेटा पूछना भी जब क्लास में होवे तो इतना बढ़िया बाद में करेंगे। आज है कि बच्चा एजेंडा 21 बचा अभी 1997 मैंने उनका जरूरी था इसे कोई दिक्कत 1997 बहुत बढ़िया। अभी तो रह गया सर ने कहा एजेंडा 21 सन 1992 में, ठीक है 1992 एक जगह है रियो किस देश में? यहाँ पर क्या बोला? विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था प्रथम। इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ठीक है, राष्ट्र के 100 से अधिक देश, ठीक है। ये पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व का प्रथम प्रयास था जो ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक। वैसे इससे पहले भी टोटल था, ठीक है, ये रोड नहीं, ठीक है। इसमें क्या बात किया गया? इसमें एजेंडा 21 बात किया गया। एजेंडा किस क्या है? 21वीं सदी के लिए बनाए गए 21 नियम इधर मुझे समझो, ठीक है, क्योंकि 1992 के 8 साल बाद क्या आ रही थी? 21वीं सदी शुरू होने वाली थी। समझ रहे? एजेंडा 21 को बना 1992 में, कहाँ बना? ब्राजील की राजधानी किस लिए बना था? पर्यावरण के बचाने, ठीक है, संसाधनों को बचाने के लिए बता देंगे, ठीक है। एजेंडा 21 बना, एजेंडा 21 क्यों बना? क्योंकि इससे पहले अब हम आगे किस विकास बोल रहे हो पीछे दुनिया में कहा कि विकास ऐसा करो जिससे पर्यावरण की हानि ना हो, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, अगर उसमें आने वाली जो पीढ़ी है, ठीक है, उसका भी नुकसान ये सब पूरी सतत। क्योंकि इससे पहले हमने जितना विकास किया, वनों को काटा, जंगल काटा, सब कुछ ठीक है, बहुत पॉल्यूशन हुआ, लेकिन अब क्या सतत विकास करेंगे। इसका डेफिनेशन आप होगा सतत विकास किसे कहते हैं? आप कक्षा 10 की एनसीईआरटी पढ़ो ढंग से, हम तो 10 की नहीं, तुम लोग 6 से पढ़ो। अभी इस पर बात करेंगे, ठीक है। आप बुरा नहीं माना, समझ हाँ पढ़ा देंगे, ठीक है। सतत विकास क्या है? एक ऐसा विकास या वह विकास, ठीक है, जिसमें पर्यावरण की हानि ना हो। यूज तो करें, परंतु ऐसा विकास तो करेंगे, लेकिन पर्यावरण की हानि नहीं होगी, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें जो राजकीय भी ना बनाया कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके अवहेलना करें, ठीक है। मैं मिट्टी की तरफ खत्म करके चले गए, खत्म हो गया, ठीक है, डीजल खत्म कर देंगे 10-20 साल में, ठीक है, कोयला भी खत्म कर देंगे तो बिजली बनेगी नहीं, तो हमको मत चले जाएंगे, नाची पता नहीं हो जाएगा। जंगल ही खत्म हो रहा है ना, चलो कोई ना, बड़े आगे नहीं होने जाएगा, ठीक है, ठीक है भैया। विकास से कहते हैं इस विकास को जहां तक लाने के लिए क्या होगा? प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसमें 21 नियम बनाए गए, इसको एजेंडा 21, ये 21वीं सदी के लिए बनाए गए 21 नियम हैं। कौन से नियम? बता, ठीक है। नंबर 1 प्रदूषण को कम करना, ठीक है, यानी प्रत्येक देश प्रदूषण को कम करने का प्रयास करेगा, ठीक है। नंबर 2 प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है, वन उन्मूलन की जगह पर वन रोपण भी किया जाएगा। इस प्रकार से 21 नियम है। अगर किसी का हमको पूछा मोदी ने बता क्या होते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ ये पेपर में ही नहीं आएगा, ये पूछेगा बैंक में कब बनाए, क्यों बना, कहाँ बना, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है सर? अगर यहाँ को 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हां बिल्कुल सही, बहुत उसके बाद पहला तुमसे तैयार है ना जय विविधता, ठीक है, वेरी कॉन्फिडेंस, यही एग्जाम है तुम्हारा। ऐसा है भाई, मतलब ज्ञान आपको नहीं देना, ठीक है, हम इतना लेने वाले हैं नहीं आपके जैसे हम लोग, ये ठीक है, लेकिन कुछ बात हम आपसे कहना जरूर बुरा लगता हमको देख के।
अगस्त में इंटरव्यू थी हमारी कोचिंग में, ठीक है। कुछ दिन हम नहीं आए थे तो बहुत कम आए थे, ठीक है, कभी आ गए, ठीक है। लेकिन टेस्ट में जिस प्रकार से आप लोगों के नंबर आ रहे हैं, ठीक है, सोच के आपको भी दुख होता है, जो लोग काम ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसमें आपको संतोष मत हो, आपको करना क्या वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको सही है तो मान लेना बात, ठीक है। सबसे पहले जिनके नंबर कम आ रहा है उसी बात कर रहे हैं, जिसके नंबर ज्यादा आ रहा है उसकी बात हम कर ही नहीं रहे हैं। उनके बारे में सर बात करी थी, वो टॉप हो गया, खुशी है, ठीक है, हमें खुशी नहीं है, ठीक है। हम बात केवल उन लोगों के बारे में करेंगे जिनके नंबर कम है, ठीक है, जिनका पढ़ने ही मन नहीं कर रहा है मेरा। तुमने तो वही किया बीच के हां सही बात है। तुम बीच के बाकी बीच में वो सब रवि किसान सर तो बीच वालों आपने अन्याय कर रहा है। बीच में चाहे आप कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, अभी जो एनसीईआरटी को देखो। जैसे लाल जी बोल रहे थे भैया कि हमारे पास में समय 2 साल रहेंगे, 3 साल बाद देंगे, ये इंसान सोच ही निकाल दो। हमारी शादी पहली होगी, बाद में क्यों करेंगे? भाई नौकरी पहले मिल जाएगी तो क्या दिक्कत है? जल्दी शादी हो जाएगी, अच्छे पोजीशन मिल जाएगी, प्रमोशन अच्छा हो जाएगा। ये क्या जरूरी है कि हम 6 साल बाद एग्जाम देंगे, देगा तो तैयारी हो ही जाएगी। दिमाग से बात निकालो, ठीक है, जितना जल्दी होता है जल्दी करो, क्या दिक्कत। लेकिन जावेद भाई आप इसको जरूर फॉलो करो, करना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले ठीक है, अरे हमारा बीए हो गया, बीएससी हो गया, एमए हो गया, एनसीईआरटी क्लास पढ़ेंगे, बड़ा शर्म वाली बात है। अगर आपको लग रहा है, ठीक है, सबसे पहले आप शुरू करो, ठीक है, क्या शुरू करो, क्लास 6 की एनसीईआरटी, वो भी एक पार्ट। अब एक दिन में केवल एक ही पार्ट पढ़ो, क्योंकि जी आपको भी लग रहा है कि केस में किसी बस के है नहीं, किसी से निकाल आप मुझे नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या करें? आप लोग एग्जाम करने जा रहे हैं, सिवान से हम नहीं कर सकते, ठीक है, तो अच्छी पढ़ें, ठीक है। अधिकांश लोग हमारी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग पीछे से एग्जाम में इस समय कम से कम कंफर्टेबल नहीं है, या आप प्री निकाल रहे हैं, लेकिन जाना सब लोग, ठीक है, जाना भी अनुभव मिलेगा, ठीक है। अभी भी नहीं हो गया तो यार बीच में डिस्टर्ब मत करना। हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप जिंदगी में ऐसे तैयारी करो, ठीक है, समय ले लो, शुरू कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी कहीं की नहीं है। कि हमने एससीईआरटी कम से कम 5-6 बार पढ़ी है तक, ठीक है, ये अनुभव में फायदा मिल रहा, ठीक है। तो लास्ट के क्या हमने एक पार्ट को एक दिन में पढ़ा है। जैसे क्वालिटी का पहला पार्ट क्या है, विविधता, एकता और विविधता में एकता, ठीक है। इसमें पूर्वाग्रह क्या होता है, ठीक है, विविधता क्या होता है, जम्मू कश्मीर में विविधता होती है, केरल में अलग लोग होते हैं, काले होते हैं, सफेद होते हैं, ये सब क्या है दिमाग में। जब आप स्टार्टिंग से धीरे धीरे पढ़ोगे, ठीक है, तब आपके लिए काम हो पाएगा। ये नहीं 4 लक्ष्मीकांत उठा लिए सब पढ़ा दिए, ठीक है, सर ठीक पढ़ा रहे हैं, सब लोग ठीक पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स में लेक्चर लिया होगा आपने, देखा होगा, ठीक है, सर ने जो इकोनॉमिक्स पढ़ाया हमने पढ़ा है, ठीक है, हमको सब समझ में आता था, लेकिन हमको खुद पता है कि आप में किसी को समझ में नहीं आता होगा। सर पढ़ा रहे थे, सर पढ़ा पढ़ी, ठीक है, आपके आधे लोगों को समझ में आता, आधे को समझ में आता नहीं, मिजाज से पढ़ा नहीं, सच बात, ठीक है। इसमें सब लोगों को भी कमी हम में भी है। अब हमने ये बोल दिया कि सतत विकास को धरातल पर लाने के लिए 1992 में सम्मेलन हुआ था। अब सतत विकास क्या होता है ये पता होना चाहिए, कहां से क्लियर होगा, एनसीईआरटी से। कौन चैप्टर है? क्लास 10 लेसन नंबर 1 संसाधन वाले पार्ट में, ठीक है, एजेंडा 21 में उसी में सतत विकास की होती है। तो इसकी शुरू भी होगी। हां सर, हम क्लियर हो गया। क्या करना आपको, क्लास 6 से आप एनसीईआरटी सब लोग शुरू करें, ठीक है, जो वास्तव में जिंदगी में कुछ करना चाह रहा है। हमें ये नहीं पता ज्ञान आपको नहीं देना, ज्ञान देने वाला है, ठीक है, लेकिन वास्तव में आपको सही से तैयारी करनी। खाली धोखा को कोचिंग आते रहो, बस सर बोलते रहेंगे, तुम समझते रहो, समझ में आएगा नहीं, घर पर बस सो गए, कुछ नहीं होने वाला। आप क्या करो, एनसीईआरटी 6 से शुरू करो, समझ में ना हो सबसे ठीक है, अच्छी व्यक्ति हमसे पूछ लिया करो, क्या देखा आप भाई भाई जो भी हैं, ठीक है, अब सही है, क्लियर हो गया। अब इनका इस प्लान से पढ़ना, ठीक है, जल्दबाजी मत करना, एक दिन में पूरी किताब निकाल दें, एक दिन में एक बार पढ़ो, उसको यूट्यूब से देखो, घर पे पढ़ो, ठीक है, तो 2-2 बार पढ़ो। अगर आपने 1 महीने में समझ में क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है, 2 महीने पढ़ो, 3 महीने पढ़ो, 4 महीने पढ़ो, जुलाई तक आप एनसीईआरटी खत्म कर दो, ठीक है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करो 25 के लिए, हम भी 25 के लिए जा रहे हैं, ठीक है, कैसे हम नहीं दे रहे हैं, ये हमारी तैयारी तो नहीं। तो आप एनसीईआरटी क्लियर करने के बाद में फिर आप ऑथेंटिक बुक चाहना, जैसे ये शिवांग से पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, क्योंकि इन्होंने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है, कोई भी पढ़ा, तो ये काम पहले करो। दूसरा क्या है, तो नेगेटिव ना लेना, ठीक है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेंगे, ये सब बात
मोबाइल बहुत अच्छी चीज हमारे पास नहीं है, ठीक है। मोबाइल अच्छी चीज है, अच्छी चीज करना क्या बोले। तो वर्तमान समय में डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा जो जरिया है वो क्या है? मोबाइल। बस सुन लो लाइक पहले से उसके बाद भेजेंगे तो कितना पढ़ाने में जाता। हम मोबाइल साथ में रखे हुए यहाँ तक आ गए हैं, ज्यादा आदमी लोग ये है कि बहुत बड़ा नहीं कहीं इसलिए, ठीक है, लेकिन हमको लगता है पढ़ गए, ठीक है, नौकरी ना भी रहे कमा के खा लेंगे कहीं। मोबाइल को क्या करेंगे, खूब चलाओ, इसका टाइम फिक्स करो। आप उस पर टाइम डाल के देखना है आप मोबाइल कितना चलाते हो। टाइमिंग मोबाइल का भी फिट करो और अपनी जिंदगी का भी टाइमिंग फिट करो, ठीक है, कि हमें 1 घंटा पढ़ना है। क्लास से होता रहता क्या साथ में पढ़ने बैठते हैं, आपको लगता है बहुत पढ़ रहे हैं, सबको लगता है, ठीक है, कि हम पढ़ाई बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप समय काउंट करके देखना, ठीक है, आप बहुत कम पढ़ रहे हो। मोबाइल का एक समय फिक्स कर लो कि इतने बजे से मोबाइल चलानी है, ठीक है, और किसी को स्किप नहीं करनी। अब वो चीज अलग है कि सर मोहल्ले में शादी है, ठीक है, मोहल्ले में हल्ला है तो खेलने को आएगा, ठीक है, अब अपना फिल्म देखने में कोई दिक्कत नहीं है, ये अब इन दो जो काम बिल्कुल नहीं करो। एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ें, ठीक है, वो भी इस प्लान से पढ़े, जल्दबाजी में ना पढ़ें, एक दिन में एक चैप्टर पढ़े। इस प्रकार से 2-3 महीने में आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर देंगे। फिर आप 2-3 महीने बाद देखना आपके सोचने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। जब आपको सतत विकास पता होगा, जीडीपी पता होगा, जीडीपी पता होगा, मार्केट प्राइस पता होगा, ठीक है, बाजार आधारित क्रियाएं पता होंगी, ठीक है, औद्योगिक क्या होता है, औपनिवेशीकरण क्या होता है, ये सब आपका एनसीईआरटी मिल जाएंगे। अब आपने पढ़ी तो भी है नहीं, खाली पूछते रहे सर जी क्या पढ़े, एनसीईआरटी पढ़ो, कौन सी एनसीईआरटी पढ़े 6th क्लास की, कहाँ मिलेगी जी, अब क्या मिलेगी, कहाँ मिल सही बात कुछ अपने आप खुद कम लो भाई, एनसीईआरटी तो अवेलेबल है, ठीक है, अगर मोबाइल से पढ़ने का आपको मैंने फ्री मिल जाएगा, मोबाइल से लो, ठीक है, लेकिन आपको हार्ड कॉपी सलाह देंगे आपको। तो ये करो आप एक बार, तो आप कहोगे हाँ ठीक है, तब आप कहेंगे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। में से देख लो कि एक बच्चा मेंस तक पहुंच रहा है और तुम लोगों जो अपने टेस्ट में लगातार गिरती परफॉर्मेंस से टीचरों को मन उदासी कर रहा है। तो या तो पढ़ने की ठाल बनना, यहाँ छोड़ो, दुनिया की कोई कुछ ऐसी नहीं है जो एग्जाम में कमा रहे हैं, ठीक है, बाद में पढ़ना कहाँ है, तो हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे, जिससे ज्यादा अच्छा है उसकी हेल्प करेंगे, जिसके नंबर वास्तव में हमारा पढ़ना चाहता है। फायदा क्या निकल रहा है कि फिर आप इस साल कोचिंग कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, या फिर कमाना है कोई भी आप हेल्प हम जरूर कराएंगे, बस और क्या चाहिए आपको। अब आप ही के 20 बच्चे ने कैसे तैयारी करी है आपके समझ में आया, और कैसे वो तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज को आपसे बेहतर कौन समझेगा, समझ में आया। बहुत बढ़िया कृष्णपाल, आपने बच्चों को मार्गदर्शन करा। चलो बैठो, एमसीक्यू टाइम। हाँ कोई बात नहीं, चाबी दे दीजिए। नमस्कार सर। आ जाए। हाँ सर, बच्चों का जरूरी रहता है, आप सर वैसे भी 1-2 दिन में क्लास खत्म हो, आ जाइए सर, आप ही आ जाइए। अच्छा सर, चलो भाई, मेरी समझ से अब इस पे तो डिस्कशन की जरूरत नहीं है, एजेंडा 21 तुम्हारा एकदम क्लियर ही हो गया। अब तुम एक काम और कर लेना, एमसीक्यू की मैं तुम्हें 33 वर्ष की फाइल दे रहा हूँ, ठीक है। जितने भी लोग लिटरली अगर अभी ये सोच के चल रहे हैं कि 17 मार्च में हमें क्या लगाना है, तो मैं एक आईएएस प्लानर अभी डाल दे रहा हूँ ग्रुप पे, मेरे पास पड़ा हुआ है, ज्यादा नहीं 176 पन्नों का है। उसमें आपको इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, पुराने आए हुए विभिन्न एग्जामों के, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं भी जुड़े हुए, टेंशन की बात नहीं है, मैं प्रदीप जी से बोल के ऑफिशियल पे डलवा दे रहा हूँ। लेकिन फिर यही है, जो बच्चे नहीं आ रहे उनका भी लाभ हो जाएगा, चलो अपने वाले ग्रुप पे शेयर कर देंगे, ठीक। दूसरी बात ये है कि जो भी एमसीक्यूज में दिए हुए ये सारे लगा लेना, जितने भी टॉपिक के। और अब मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, यहाँ से तो कनेक्शन हमारा कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद वीकली, संडे और खासकर फ्राइडे को तुम लोग जिसके पास भी जीमेल है या नहीं भी है, जूम ऐप तो यूज करी होगी, इस जूम ऐप को अपने इंस्टॉल रखना। हम लोग ऑनलाइन चीजें डिस्कस करेंगे, कई सारे नए टॉपिक पे, एटलीस्ट कम से कम 35 मिनट में डिस्कशन करा करूँ, ताकि तुम लोग जुड़े रहो और टॉपिक की कनेक्टिविटी होती है। ये बात समझ लेना है, मेरी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट रहेगा, ठीक है। अब ये एमसीक्यू कर लेना, कल जो रिमेनिंग पोर्शन थोड़ा बहुत बचा है वो हम कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल ही हो सकता है लास्ट क्लास, है ना, तो कल ही को लगा, तो क्योंकि थर्सडे में ऐसा कुछ ऑथेंटिक नहीं भी हो सकता, मैं अवेलेबल ना हूँ, तो थर्सडे में मेरी पॉसिबिलिटी ना भी बन पाए, बट वेडनेसडे में होगा, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है उसके लिए एक मेंस का क्वेश्चन लिख लीजिए, जो आज हम लोगों ने पढ़ा,
कि जैव विविधता पर प्रभावित करने वाले प्राकृतिक एवं मानव जनित कारण बताएं। प्राकृतिक एवं मानव जनित कारण बताएं। लिखा? एक प्रश्न और लिख लीजिए। 1992 रियो सम्मेलन एवं एजेंडा 21 पर व्याख्या करें। इसमें प्रश्न मेंस में तो आता ही है, प्रीलिम्स में भी आ जाता है। व्याख्या करें, ठीक है। ये दो क्वेश्चन जो क्वेश्चन है ना, वो एक A4 पन्ने पे आगे पीछे लिख लें और कल लेते आना, कल इसको चेक कर लेंगे। दूसरी बात ये, जो मैं फाइल शेयर करूंगा उसमें अभी तक हमने जितने एमसीक्यू क्लास में लगाए हैं वो सारे एमसीक्यू उसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। मैंने तुम्हारा काम ये आसान कर दिया कि तुम्हें घटना चक्र, परीक्षा वाणी और जो यूथ की किताब आती है उसके सारे एमसीक्यू हमने ज्यादातर क्लास में डिस्कस करे। अब जब तुम पीसीएस में एनवायरनमेंट के पेपर में उतरोगे तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि एमसीक्यू लगाएंगे, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। चलो बाकी कल रिमेनिंग टॉपिक मिलते हैं, जो भी रहेगा डिस्कस करते हैं। माइक सर की क्लास बंद करें।